नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नेहा जोशी है। मैं एक आयुर्वेद चिकित्सक हूं और आज के वीडियो में मैं आपसे बात करूंगी कि नी प्रॉब्लम के लिए यानी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑफ नी ये कितने टाइप का हो सकता है, इसके रीज़न क्या होते हैं और इसमें आपको किस प्रकार की एक्सरसाइज करनी है, ये मैं आपसे डिटेल में बात करूंगी। कुछ होम रेमेडीज और कुछ आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट जो कि आप घर पे खुद कर सकते हैं विदाउट डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के, उनके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले तो एक चीज समझ लीजिए कि ऑस्टियोआर्थराइटिस है क्या। अर्थराइटिस का मतलब होता है किसी भी प्रकार की जॉइंट में प्रॉब्लम का आना। कोई भी जो हमारे जॉइंट है, हमारे फिंगर्स के जो जॉइंट हैं, घुटना जॉइंट है, एंकल जॉइंट है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम में बहुत सारे जॉइंट होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम का आना, स्वेलिंग का आना, कोई भी और दिक्कत, सूजन आ रही है, लाल पड़ रहा है, दर्द हो रहा है, इन सारी कंडीशन को अर्थराइटिस कहा जाता है। अब जो अर्थराइटिस होता है, जो जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, वो बहुत सारे अलग अलग रीजन की वजह से हो सकती है। जैसे कि एक प्रॉब्लम होती है गाउट, जिसमें कि क्या होता है कि जो यूरिक एसिड होता है वो आपके जॉइंट पर जाकर डिपोजिशन होना चालू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं गाउटी अर्थराइटिस। इसी प्रकार से एक रूमेटिक अर्थराइटिस होता है, जिसमें कि कुछ अजीब से अननोन से कुछ पार्टिकल होते हैं जिनको रूमेटॉइड पार्टिकल कहा जाता है, वो आपके जॉइंट के ऊपर जाकर इकट्ठे होने लगते हैं और उसकी वजह से आपको रेडनेस, पेन और बाकी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसी प्रकार से लास्ट एक कंडीशन होती है जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, वो होती है ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी कि बोन के कारण जॉइंट में स्वेलिंग का आना। अब ये होगा क्यों, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आप लोग अच्छे से। देखिए, कोई भी जॉइंट है, सपोज करो ये एक जॉइंट है, ठीक है, ऊपर की ये एक हड्डी है, नीचे की ये एक हड्डी है, दोनों जॉइंट आपस में जुड़े रहते हैं। अब यहाँ पर एक कवरिंग होती है जो कि दोनों चीज़ों को आपस में जोड़ने का काम करती है, और इसके बीच में एक ग्लिसरीन जैसा सब्सटेंट, जैसे कि हम किसी मशीन में कोई ऑयल डालते हैं उसको चिकनाहट देने के लिए, उसको अच्छे से काम करने के लिए, उसी प्रकार से एक ग्लिसरीन जैसा सब्सटेंट होता है जो इन दोनों जॉइंट के बीच में इकट्ठा रहता है, भरा हुआ रहता है। वो जो सब्सटेंट होते हैं, वो जो ग्लिसरीन वाला चीज़ होती है, इसको साइनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। ये यहाँ पर इकट्ठा रहता है और इसकी वजह से जो फ्रिक्शन होता है वो बिल्कुल भी कम होता है। यानी कि हमारे जो जॉइंट है, जैसे ये एक जॉइंट है यहाँ रिस्ट जॉइंट, यहाँ पर बहुत सारी हड्डियाँ होती हैं, ऊपर से 2 हड्डियाँ आती हैं, नीचे से यहाँ की 5 हड्डियाँ रहती हैं, ये आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, और इतना सा जो एरिया है यहाँ पर आपकी 8 हड्डियाँ होती है, ठीक है। अब इन सारी हड्डियों के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, जिसकी वजह से ये जो मूवमेंट हो रहा है वो विदाउट फ्रिक्शन होता है, किसी भी प्रकार का कोई रगड़ नहीं होती यहाँ पर। समय के साथ से बहुत सारे अलग अलग रीजंस के कारण जब ये आपका साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है, सूखने के भी 2 कारण होते हैं, या तो बहुत जल्दी सूख रहा है या फिर उसके जो बनने की जो फॉर्मेशन होने की जो दर है, जो स्पीड है, जिस हिसाब से साइनोवियल फ्लूइड बनना चाहिए, वो कम हो गया है। 2 रीजन हो सकते हैं, लेकिन किसी भी कारण से फिलहाल हम उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हम साइनोवियल फ्लूइड को हम थोड़ा सा समझेंगे, लेकिन हम डिटेल में स्टडी कर रहे हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में। तो किसी भी कारण से जब साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है तो क्या होता है, जो ये हड्डियां हैं यहाँ की, उनके बीच में किसी भी प्रकार की कोई चिकनाहट नहीं है, कोई ग्लिसरीन नहीं है, कोई ऐसा सब्सटेंट नहीं है जिसकी वजह से वो आसानी से मूव कर सकें। तो क्या होता है, हड्डियां आपस में टकराने लगती है। अब जब हड्डियां टकराएंगी, हड्डियां क्या होती है, ठोस चीज होती है, ठीक है। हड्डियां एक, आप लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि ये कोई मुलायम चीज नहीं है, बहुत ज्यादा कड़क होती हैं। जब 2 हड्डियां जो कि आपस में बहुत ज्यादा कड़क हैं एक दूसरे से टकराती हैं तो क्या करती हैं, एक दूसरे में घाव पैदा कर देती हैं, और इसी घाव के पैदा होने के कारण आपको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम डेवलप होती है, और इस प्रकार की अर्थराइटिस को ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है। ठीक है, समझ गए आप लोग। बोन में फ्रिक्शन हुआ, 2 बोन थी, उनके बीच का जो साइनोवियल फ्लूइड था वो कमजोर हुआ, वो कम हुआ, वो जो ग्लिसरीन वाला सब्सटेंट है जो कि चिकनाई पैदा कर रहा था वो कम हो गया। उसके कम होने के कारण दोनों बोन आपस में रगड़ने लगी, रगड़ने की वजह से दोनों में घाव हो गए, दोनों बोन में। याद रखना, इस कंडीशन में एक बोन इन्वॉल्व नहीं होती, दोनों बोन में प्रॉब्लम आती है, या 2 क्या, जितनी भी उस पर्टिकुलर जॉइंट में जितनी भी बोन है उन सभी में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ये हुआ ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब इसका एक और कारण होता है, मान लो साइनोवियल फ्लूइड सही है, ठीक है, ग्लिसरीन जो है वो तो सही है, लेकिन जो बोन है वो कमजोर हो गई है, वो खोखली हो गई है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस।
हड्डियों का कमजोर होना, हड्डी क्षय का होना, अस्थि क्षय होना आयुर्वेद के हिसाब से। ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि जो हड्डियां हैं वही आपकी कमजोर हो गई है, उनकी जो फॉर्मेशन की दर है, हमारी हड्डियां भी हर महीने लगभग नई होती जाती है, उनकी जो एक एक पर्टिकुलर सेल है वो डेड होती रहती है, डेड होने के बाद वहां से खत्म हो जाती है, खत्म होने के बाद वहां पर दूसरी सेल भी आ जाती है। ये एक हमारी बॉडी का एक कंटिन्यूअस वाला प्रोसीजर है जो हम जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक लगातार चलता रहेगा। लेकिन किसी कारण से जब इनकी फॉर्मेशन की जो दर है, जो नई सेल बनने की दर है वो कम हो जाती है। इसके कम होने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, कैल्शियम की कमी का होना, प्रोटीन की कमी का होना, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम का होना, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं जिसकी वजह से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती है। और इन कमजोर हड्डियां जब ग्रोथ नहीं कर पाती हैं, और ग्रोथ ना करने के कारण जो उनका ऊपर का हिस्सा है जहां से वो जॉइंट बनाती है, वहां पर छोटे छोटे घाव हो जाते हैं। इसको भी ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, लेकिन इसके ऑस्टियोआर्थराइटिस का जो कारण है वो ऑस्टियोपोरोसिस है, यानी कि अस्थि का क्षय होना या अस्थि का कम होना, यानी कि बोन फॉर्मेशन का प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाना, जिसकी वजह से जॉइंट कमजोर हुए, जॉइंट में वीकनेस आई और स्वेलिंग आई और प्रॉब्लम आई। ठीक है, ये सारे प्रकार के अलग अलग रीजन हो सकते हैं आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने के। इसके सिम्टम सबको पता है, आपको जहां जिस जॉइंट में प्रॉब्लम आएगी उस जॉइंट में आपको रेडनेस होगी, चलने में दिक्कत महसूस होगी, और ये जो दर्द है वो मौसम के हिसाब से कभी कम हो जाता है, कभी बढ़ जाता है। आप ज्यादा चलते हो तो ज्यादा प्रॉब्लम आती है, रेस्ट कर लेते हो तो सही हो जाता है। इस प्रकार से नॉर्मल से सिम्टम आते हैं जो कि सभी व्यक्ति को पता है। ठीक है, अब हम इसके ट्रीटमेंट के ऊपर बात करते हैं। इसको अच्छे से समझ लेना, इसका ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत लोग गलतियां करते हैं। देखिए, जैसे ही आपको किसी ने बताया कि आपको घुटने में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो रहा है, ठीक है, किसी ने भी, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बोला कि साइनोवियल फ्लूइड कम हो गया है, यानी कि आपकी जॉइंट के अंदर का जो पानी था वो कम हो गया है, वो सूख गया है और उसकी वजह से घुटने के ऊपर सूजन आ रही है, और डॉक्टर आपको एडवाइस करेगा कि भाई थोड़ा सा व्यायाम किया करो। व्यायाम जैसे ही किसी को बोला जाता है, भारत में ज्यादातर लोग सबसे पहला काम करते हैं सुबह शाम टहलना, सबसे पहला काम होता है, क्योंकि हमारे दिमाग में पता नहीं क्यों एक मेंटेलिटी बनी हुई है कि व्यायाम मतलब सुबह शाम टहलना। आप टहलने जाओ, मॉर्निंग वॉक पे जाओ, इवनिंग वॉक पे जाओ, वही व्यायाम है। लेकिन एक बात समझो आप, देखो, मान लो मुझे ये जॉइंट है और यहाँ पे प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पर मुझे ऊपर की साइड में कोई इन्फ्लामेशन हो रखा है, कोई प्रॉब्लम हो रखी है, या कुछ भी एक हो गया। इसमें देख लो, ठीक है, ये पानी की बोतल है, ठीक है, अभी इसका जो ढक्कन है और ये एक जॉइंट हो गए, ठीक है, ये एक जॉइंट है। अब मान लो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम है और यहाँ कुछ प्रॉब्लम है, ये दोनों ऐसे हैं। अब इस प्रॉब्लम ठीक कैसे होगी? यदि मैं इसको थोड़ा दूर दूर कर दूं और आराम करवाऊं, ठीक है, अगर ये दोनों थोड़े दूर हो जाएंगे और आराम करेंगे तो यहाँ पर जो स्वेलिंग है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। लेकिन यदि डॉक्टर ने बोल दिया व्यायाम करवाओ और मैं इस खराब जॉइंट को, ये भी खराब है, ये भी खराब है, और मैं इसको और रगड़ने लगूं, मस्त सुबह शाम मॉर्निंग वॉक चल रही है, इवनिंग वॉक चल रही है, तो क्या होगा? दोनों में और ज्यादा डैमेज आ जाएगा। यही चीज होती है, यदि आपको किसी भी प्रकार की जॉइंट की प्रॉब्लम है तो सबसे 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि आप उस ऑर्गन को, उस जॉइंट को रेस्ट करवाएं। ठीक है, व्यायाम आपको जो करना है वो भी मैं आपको अभी बताने वाली हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस पर्टिकुलर ऑर्गन को रेस्ट करवाएं। यदि आपके घुटने में प्रॉब्लम है तो आपके लिए एडवाइजेबल है कि आप कम से कम चलें। चलना आपको कम से कम करना है। क्यों? क्योंकि हमारे जो घुटने हैं, एक तो जो मैंने अभी आपको बताया कि आपस में रगड़ खाएंगे, दूसरी बात यह है कि हमारे जो घुटने हैं, हमारे जो पैर हैं, वो हमारी पूरी बॉडी का वेट संभालते हैं। आपके घुटने के ऊपर आपके पूरे शरीर का वजन आता है। उस वजन को आने की वजह से उनके ऊपर जो दबाव है वो और ज्यादा बन जाता है, और ज्यादा प्रेशर आता है उसके ऊपर, जिसकी वजह से प्रॉब्लम कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ जाती है। तो यदि आपको जॉइंट की प्रॉब्लम है, जिस भी जॉइंट की प्रॉब्लम है, सबसे पहली चीज आप ये ध्यान रख लीजिए कि आपको उस पर्टिकुलर जॉइंट को रेस्ट देना है। यदि आपकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन है वर्टिब्रल कॉलम में डेवलप हो रही है, इसको अलग अलग लेवल पे अलग अलग बीमारियां बोल देते हैं। ठीक है, गर्दन पे हो गया तो सर्वाइकल पेन बोलने लगते हैं, लंबर पे हो गया तो लंबर पेन बोलने लगते हैं, और फिर उसी की अलग अलग कंडीशन है, डिस्क प्रोलैप्स का हो जाना, नर्व का इन्वॉल्वमेंट हो जाना। ये लगभग एक ही बीमारी के बढ़ते बढ़ते क्रम है। स्टार्टिंग सबसे पहले यहीं से होती है कि आपके जॉइंट में प्रॉब्लम आती है, और जो वर्टिब्रल कॉलम है वहां पे मल्टीपल जॉइंट होते हैं, बहुत सारे जॉइंट होते हैं। तो जब जॉइंट में वहां प्रॉब्लम आने लगती है तो नर्व भी इन्वॉल्व हो जाती है, फिर अलग अलग प्रकार की अलग कंडीशन डेवलप हो जाती है। तो ये एक बेसिक सिद्धांत है कि आपको जिस जॉइंट की प्रॉब्लम है आपको उसे रेस्ट करवाना है। पहली चीज हो गई।
ठीक है। दूसरी चीज व्यायाम करवाना है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि रेस्ट भी करना है, व्यायाम भी करना है, ये क्या गड़बड़ है। देखिए, इसको समझो, बहुत ही आराम से तसल्ली से समझो। रेस्ट करवाना है कि वो जो जॉइंट है, जैसे ये दोनों जॉइंट हैं, जब आप चलते हो तो चलने में क्या होता है, एक पूरा मूवमेंट होता है। अगर आपको चलना है तो आपको ऐसे चलना पड़ेगा, पूरा मूवमेंट करना पड़ेगा। आप ये सोचो कि आप घुटने को बिना हिलाए चल लो, नहीं हो सकता। और अगर उस तरीके से चलोगे भी तो प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप गलत तरीके से चल रहे हो, जिससे और जॉइंट के ऊपर तकलीफ आएगी। ठीक है। तो पहली चीज आपको रेस्ट करना है, दूसरी चीज आपको व्यायाम करना है। यहाँ आपको ऐसे व्यायाम करने पड़ते हैं जिससे कि केवल और केवल मसल्स की एक्सरसाइज होती है। ये बहुत ही, इसीलिए मैं हर पेशेंट को बोलती हूँ कि आप फिजियोथेरेपी पे सेशन अटेंड करो। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना कि किस जॉइंट के लिए किस प्रकार की एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पर मैं मेनली नी जॉइंट के ऊपर फोकस कर रही थी, तो वीडियो के एंड में मैं आपको नी जॉइंट से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको करके, एक पेशेंट के साथ में करके आपको बताऊंगी किस तरीके से आपको एक्सरसाइज करनी होती है। टोटल मिला के बेसिक सिद्धांत ये है कि इस प्रकार की एक्सरसाइज करनी है कि बोन का मूवमेंट बिल्कुल ना हो या बहुत ही ज़्यादा कम हो, जिससे वो आपस में रगड़ नहीं खाएं, लेकिन उस बोन को या उस जॉइंट को सपोर्ट करने वाले जो लिगामेंट हैं, जो मसल्स हैं, जो टेंडोन है और जो उसकी कैविटी है, पूरी तरीके से जो उस जॉइंट को कवरिंग करके रखती है, उन सब की प्रॉपर एक्सरसाइज हो। उससे क्या होगा, मसल्स के अंदर स्ट्रेंथ आएगी, लिगामेंट मजबूत होंगे और जॉइंट को या जो बोन है उसको आराम करने का, उसको रेस्ट करने का टाइम मिलेगा। तो इस प्रकार से आपको एक्सरसाइज करनी होती है। ठीक है। जैसे अगर आपको घुटने में प्रॉब्लम है तो वो सारी एक्सरसाइज जो कि आपको बिस्तर पर लेट कर करी जाती हैं, आप आराम से बिस्तर पर लेट जाइए, उसके बाद आपको जॉइंट की एक्सरसाइज करवानी है। ठीक है। इससे क्या होगा, एक तो जॉइंट के ऊपर वजन नहीं पड़ेगा, दूसरी बात जो हड्डियां आपस में रगड़ खाती है वो चीज़ आपको नहीं होगी। ठीक है। इस चीज का ध्यान रखिए और ये बेसिक सिद्धांत हर जगह पे काम करेगा। यदि आपको वर्टिब्रल कॉलम की प्रॉब्लम है तो आपको ज्यादा से ज्यादा बिस्तर पर लेटे रहना है, सीधे लेटना है, बिना तकिया लगाए बिल्कुल सीधे पोजीशन पर लेटिए और फिर लेटे लेटे आपको एक्सरसाइज करनी है। ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम की कौन सी एक्सरसाइज होती हैं, क्या होता है, ये सब आपको फिजियोथेरेपिस्ट से अच्छे से डिटेल में पता करना पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो के एंड में नी से रिलेटेड आपको 3 बेसिक एक्सरसाइज बता दूंगी जो कि आप आसानी से कर सकते हैं और उनके जो रिजल्ट हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। ठीक है। ये हो गया। ऐसे ही अगर आपको यहाँ पर रिस्ट में डेवलप हो रहा हो, वैसे जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन होती है वो मेनली ज़्यादातर एंकल में और घुटने में यहाँ पर होती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे शरीर का वजन झेलते हैं। अगर रिस्ट में आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप है सॉरी, यदि रिस्ट में ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप है तो जनरली उसके दूसरे रीज़न होते हैं, बहुत ज़्यादा अलग रीज़न होते हैं। जैसे कि आपको गाउटी अर्थराइटिस हो सकता है यहाँ पर, या ज़्यादातर यहाँ पर लिगामेंट का या टेंडोन का इन्वॉल्वमेंट होता है, ज़्यादातर बोन में प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है। ठीक इसी तरीके से कंधे में होता है, तो यहाँ पर फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, जिसमें जो आपका जो शोल्डर जॉइंट है वो स्टिफ हो जाते हैं, लेकिन साइनोवियल फ्लूइड की प्रॉब्लम नहीं होती। जनरली मैं बता रही हूँ कि ज़्यादातर लोगों में अगर ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप है तो वो नी जॉइंट में इन्वॉल्व होता है या फिर एंकल जॉइंट में इन्वॉल्व होता है। इसके अलावा यदि किसी और जॉइंट में ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप हो रही है तो ये रेयर कंडीशन होती है, और ज़्यादातर यदि ऐसी रेयर कंडीशन भी है तो फिर वो ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि आपके शरीर में हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, उसकी वजह से डेवलप होती है। ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो में नी से रिलेटेड ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में आपसे डिटेल में मैंने बात करी है, और मैं यहाँ पर आगे लास्ट में 3 एक्सरसाइज आपको और बता दूंगी। ठीक है। चलिए वीडियो भी देखिएगा, वीडियो के एंड में आपको तीनों एक्सरसाइज दिखाई देंगी। ठीक, चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय। देखिए, पहले एक्सरसाइज करने के लिए आपको सबसे पहले तो ऐसा एक कपड़े का रोल बनाना पड़ेगा। ठीक है। ये रोल आपको बना बनाया भी मिल सकता है जो फिजियोथेरेपी के सेंटर होते हैं वहां से, अदरवाइज कुछ नहीं है, सिंपल आपको एक कपड़े को फोल्ड कर लेना है। ठीक है। ऊंचाई आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, स्टार्टिंग में कम रख सकते हैं, धीरे धीरे आपकी जब स्ट्रेंथ बढ़े तो आप मोटा रोल ले सकते हैं। इस रोल को आपको घुटने के नीचे लगाना है। ठीक है। ये हुआ पहला। उसके बाद आप क्या करेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ। इसमें आपको अपनी इस मसल्स के द्वारा, ये जो घुटने की जो मसल्स है, इसके द्वारा आपको इस रोल को प्रेस करना है। ठीक है। आप करो,
ये आपने देखा, आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये मसल्स का मूवमेंट हो रहा है। फिर ढीला करो, फिर प्रेस करो, फिर ढीला करो, फिर प्रेस करो, फिर ढीला करो, फिर प्रेस करो, फिर ढीला। ठीक है, ये जो आपकी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से आपकी ये मसल्स और घुटने की ये मसल्स, इन दोनों चीज की एक्सरसाइज होती है और घुटने को स्ट्रेंथ मिलता है। ये एक्सरसाइज शुरू में आपको एक घुटने के लिए 25 बार, दूसरे घुटने के लिए 25 बार करनी है। यदि आपकी स्ट्रेंथ ज्यादा है और आप शुरू कर सकते हैं, दोनों मसल्स को कंट्रोल कर सकते हैं, तो आप एक बार में दोनों घुटने की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें यह ध्यान रखना है कि आपको इस मसल से प्रेस करना है। प्रेस करो, फिर छोड़ो, फिर प्रेस करो, फिर छोड़ो। ये मसल्स की आपकी एक्सरसाइज होगी। आपको घुटना उठाना नहीं है, थोड़ा उठाओ ऊपर, ऐसे उठा के नीचे रखा, फिर उठाया, फिर नीचे रखा, ये नहीं करना है। केवल आपका घुटना यहीं का यहीं रहेगा, ये मसल्स आपकी प्रेस करेगी। ठीक है, ये हुई आपकी पहली एक्सरसाइज। दूसरी एक्सरसाइज, इसमें आपको पहले तो आप अपने पैर को सीधा रखिए, बिल्कुल स्ट्रेट। उसके बाद आपको अपने इन पंजों को पीछे खींचना है, फिर होल्ड करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर ढीला करना है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आगे खींचिए। इस प्रकार ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही सिंपल लगती है, लेकिन इससे ये जो पीछे का लिगामेंट होता है, जो कि हमारे वेट को 60-70% तक होल्ड करता है, ये जो पीछे का लिगामेंट नहीं सॉरी टेंडन होता है, उसको स्ट्रेंथ मिलती है। और इससे ये पूरी मसल्स ऊपर तक की एक्सरसाइज होगी। तो इससे आपका एंकल जॉइंट, नी जॉइंट और जो हिप जॉइंट होता है, तीनों को स्टेबिलिटी मिलती है। इसे भी 25 बार आपको इस पैर के लिए, 25 बार उस पैर के लिए करना है। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ सॉफ्ट होना बहुत जरूरी है। मैंने कई लोगों को देखा है, वो जमीन पे बैठे रहते हैं धरती पे बिना कुछ लगाए हुए, उसके बाद ये एक्सरसाइज करते हैं। यदि आप बिना सपोर्ट के एक्सरसाइज करोगे, ये देखो ये कुशन है, ये गद्दा है, इस पे की जा रही है, यदि आप जमीन पे एक्सरसाइज करोगे तो ये लिगामेंट पे और एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इस चीज का ध्यान बहुत ज्यादा आपको रखना है। तीसरी एक्सरसाइज और भी सिंपल है, आपको इसमें कुछ नहीं करना, केवल अपने घुटने को पीछे लेके जाना है, फिर आगे लेके आना है। फिर नीचे। इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, शुरू में आपको इतना मूव नहीं कराना है। अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस की नी की प्रॉब्लम है तो आपको केवल घुटना हल्का सा मूव करना है, फिर नीचे, फिर हल्का सा, फिर नीचे। इससे क्या होगा, जो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया कि दोनों बोन्स आपस में टकराएंगी नहीं, केवल उनकी हल्की सी मूवमेंट होगी। इतना रखा, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर इतना। सिंपल सी एक्सरसाइज है, 25 बार इस घुटने की करनी है, 25 बार दूसरे घुटने की करनी है। ये 3 ही एक्सरसाइज है जो आपको करनी है। इससे आपके घुटने को स्टेबिलिटी मिलेगी, मसल्स आपकी मजबूत होंगी और घुटने में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा।